अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हज़रत शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह वाज अ ट्रांजिशनल फिगर बिटवीन द मेडिवल एंड द मॉडर्न एज। Shah Waliullah was an illustrious reformer of India and a great Muslim thinker of 18th century. 18वीं सदी में एक अजीम मुफक्कर के तौर पे बरसगीर में सामने आया शाह वलीउल्लाह. His time was one of the most emotional character of the Islamic revivalist movement in the Indian subcontinent. जी, ये एक बड़ा ही इमोशनल किस्म का चैप्टर था जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आ रहा था उस तहरीक ये जो तहरीक चल रही थी रिवाइवलिस्ट की तहरीक चल रही थी. He strived for the restoration of the Muslim rule in which उलमा would play an important role. वो एक चूँकि कुफर व इल्हाद का ज़माना था जब शाह वलीउल्लाह की आमद हुई तो उन्होंने ये जो मुस्लिम उलमा थे उनकी किरदार को जो है वाज़े किया. एंड ही एक्सप्लिसिटली एनालाइज द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट बिटवीन रूलर एंड उलमा और रूलर्स के दरमियान एक लिंक बनाना चाह रहे थे वो, ताकि वो जो दूरियां हैं उनको जो जेन्युइन उलमा हैं उनके साथ एक रब्ता रहे उनका. जी. एंड द आर्ग्यूड नेसेसिटी ऑफ द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अलॉन्ग विद द need of proper balance between two. There should be proper balance between both of them, right? Ulama and rulers. The next we will discuss early life of Early Shah. life, yeah. Shah Ahmad Waliullah. ibn Abdul Rahim was his real name, commonly known as Shah Waliullah, was born in Delhi on February 21, 1703. जी 21 फरवरी 1703 को शाह वलीउल्लाह की वलादत हुई. This period was marked with the persistence, decline and deterioration in the Muslim society. ये जो दौरानिया था इस दौर में मुसलमान जो थे वो मसलसल डिक्लाइन था, ज़वाल पजीर थे. द सोसाइटी वाज कन्फ्रंटेड विद मिन्सिंग प्रॉब्लम्स, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, लो मॉरल टोन ऑफ द सोसाइटी, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होली कुरान एंड जनरल इग्नोरेंस ऑफ द इस्लाम. ये थे जो फ़िरका परस्ती जो थी, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट और मोरालिटी का डाउनफॉल था. कुरान पाक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और ओवरऑल इस्लाम के बारे में जो था वो जो ओपिनियन थी वो वाज बेस्ड ऑन इग्नोरेंस, यानी जहालत का दौरा था उस दौर में. विच शाह वलीउल्लाह की आमद से जो है उन्होंने रोशनास करवाया कुरान की बेहतर अंदाज में. उन्होंने तशरीह की, तफसीर लिखी और उसके बाद लोगों को इस्लाम की असल मीनिंग जो है उन्होंने समझाने की कोशिश की. टूवर्ड्स द ट्रू एसेंस ऑफ इस्लाम. ये जो इश्यूज थे इनकी वजह से गेव राइज टू फियर ऑफ पॉलिटिकल कोलैप्स अकम्पनीड बाय रिलीजियस डिसइंटीग्रेशन. पॉलिटिकल कोलैप्स था इनकी वजह से और रिलीजियस डिसइंटीग्रेशन थे, वो आपस में बिखरे हुए थे. This didn't happen, rather an era of religious regeneration was inaugurated which was due more than anything else to the activities of one man Shah Waliullah. ये सब कुछ शाह वलीउल्लाह ही कर रहे थे उस वक्त. फ्रीलैंड एबट अपनी बुक में लिखते हैं इस्लाम एंड पाकिस्तान में शाह वलीउल्लाह के बारे में कि शाह वलीउल्लाह कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्कॉलर रिफॉर्मर बट द इफेक्ट ऑफ हिज एफर्ट्स प्रूव्ड रेवोल्यूशनरी. His time cried for revolution and he patiently and continually wrote letters and pamphlets noting what was wrong with his society and suggesting means by which conditions might be improved. उन्होंने मुख्तलिफ पैम्फलेट्स पब्लिश किए शाह वलीउल्लाह ने और मुसलमानों की हालत ज़ार को बेहतर करने के लिए. When Aurangzeb died, Shah Waliullah was only 4 years old. 4 साल उम्र थी जब औरंगज़ेब का इंतकाल हुआ शाह वलीउल्लाह की. No less than 10 rulers ascended the throne, one after the other during this lifetime. उनके लाइफ टाइम में 10 जो रूलर थे वो तब्दील हो चुके थे, आगे उनके सक्सेसर आते रहे. None of them was competent enough to stem the tide of decline. वो ज़वाल को रोक नहीं पाए, कोई भी ऐसा नहीं था. और फिर नादिर शाह का जो असल्ट था ऑन दिल्ली उसने पूरी तरह तबाही फैला दी थी एंड मेड इट वुलनरेबल फॉर मोर अटैक्स. तो इतने कमज़ोर कर दिया था नादिर शाह के हमले ने कि उसके बाद वो कोई भी उन पे आके हमला कर सकता. दे वर सो वीक एंड हेल्पलेस. द गवर्नमेंट वाज पुअर एंड वीक. लेटर्स ऑफ शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली. लेटर टू शाह अहमद शाह अब्दाली को जो शाह वलीउल्लाह ने ख़त लिखे. फाइंडिंग नो अदर वेज टू कोप विद दिस क्रिटिकल सिचुएशन ही रोट अ लेटर टू अहमद शाह अब्दाली 2 नजीबुद्दौला टू अटैक इंडिया. उन्होंने ख़त लिखा नजीबुद्दौला के इंडिया पे
हमला करे, अटैक करे. He in his letter encouraged him and pleaded him to launch upon that military campaign, as it was the only कोर्स लेफ्ट टू course सेव द left to मुस्लिम save. कम्युनिटी एंड द क्रिपलिंग स्टेट फ्रॉम कंप्लीट रूइन, कि मुस्लिम सोसाइटी को पूरी तरह तबाही से बचाने का यही एक रास्ता था कि इस पे हमला करके जो नॉन मुस्लिम थे, जो डिसबिलीवर थे, उनकी हुकूमत को ख़त्म किया जाए. He further wrote, शाह वलीउल्लाह ने वो ख़त में जो लिखा वो ये था जी कि we appeal to you in the name of God to divert your attention to the affairs and to earn the glory of waging a holy war and rescue the Muslims from the hands of unbelievers. The undertaking should not resemble the invasion of Nadir Shah, who destroyed the Muslim and left the जी नादिर शाह ने हमला किया था और महाराठा और जो जट्स थे उनको तख्त नशीन कर दिया था, उनको ताकत में ले आए थे वो. तो वो चाहते थे कि ये डिफरेंट हो, नादिर शाह की तरह उस तरह ना हो. अहमद शाह's attack. Ahmad Shah Abdali made a colossal attack on India in 1174 AH, 1716 to 61 AD. The battle took place in the plains of Panipat. The Marathas, despite their military might, suffered a smashing defeat. This was a golden opportunity for the Muslim to avail, but against all expectations, they remained where they were. मुसलमानों की हालत नहीं बदली थी, हालांकि अहमद शाह अब्दाली को फतह हुई. अटैक किया था 1176 में और एक बड़ा हमला था उस पानीपत के मुकाम पर. इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ शाह वलीउल्लाह's टाइम. अब माशी हालात कैसे थे? पॉलिटिकल डिक्लाइन हैड मेड द कंट्री वर्चुअली बैंकरप्ट. Exploitation of rich, luxurious and exuberant lifestyle, jagirdari system, heavy taxes and anarchy collapsed the country economy. Economically made middle class, that has always been a backbone of a country, had been extinct virtually. In addition, there were other vices which had shaken the economy severely. तो इकोनॉमी का बुरा हाल था, ठीक है, टैक्सेस नहीं दिए जा रहे थे, जागीरदारी सिस्टम था, शाहाना लाइफस्टाइल था वहाँ के लोगों का. जी, in his book Hijjatul Balagha, he pinpointed the causes of chaos and decay of the Muslim society. हिज्जतुल बलागा किताब थी, किताब जो शाह वलीउल्लाह ने लिखी थी, उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स थे जो कि लिखे कि किस वजह से उनका डिक्लाइन हुआ, मुसलमानों का डिक्लाइन किस वजह से हुआ. These were the 3 points. Pressure on exchequer, the emoluments given to various people who rendered no service to the state. ऐसे लोगों को इख्तियारात दिए गए थे उनको जो स्टेट के लिए काम नहीं कर पा रहे थे, इनकम्पिटेंट थे. Heavy taxation on peasants, merchants and workers, with the result that tax invasion was rampant. According to Shah Waliullah, state can prosper only if there were reasonable taxes. तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए थे पीजेंट्स पे, मर्चेंट्स पे, वर्कर्स पे, जिसकी वजह से एक अटैक था, ये भी लोगों पे एक हमला था कि उनसे टैक्स वसूल किया जा रहा था. करप्शन वाज ऑल अराउंड. दिस इज थर्ड पॉइंट. तीसरा पॉइंट था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो बदनवानी थी उस दौर में. रिलीजियस कंडीशन, द लग्जरी ऑफ अकबर एंड शाहजहां लेड द सो कॉल्ड उलमा टू डिस्कस डॉगमेटिक intricacies in terms of reasons, as they failed to furnish the religious ground to the rational one. They started propagating against the very teaching of Islam. हाँ, अकबर और शाहजहाँ के दौर के जो उलमा थे उन्होंने मज़हब को, दीन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की दलाइल से, रीज़न से. जब वो नहीं कर पा रहे थे तो उनमें इतनी नॉलेज नहीं था, उनमें इतनी सकत नहीं थी, उनका इल्म पे इतना अबूर नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि उसके अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया, अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम. Skepticism and rationalism. Skepticism and rationalism affected the people sensuously. Doubts were created in their minds about the truth of religion. लोगों में डाउट पैदा कर दिया कि असल दीन है क्या, सच है क्या. Shah Waliullah presented true philosophy before them, brought it near to the understanding and showed them that proper philosophy is one which is enshrined in teaching of Islam. उन्होंने इस्लाम की टीचिंग्स के मुताबिक जो था वो फिलासफी उन्हें देने की कोशिश की. Difference of Shias and Sunni. He made a very serious effort to iron out the differences of Shias and Sunni. He rendered minorities meritorious services for the good of the Muslim community. He appealed the Muslim community persistently to turn to the Quran. उन्होंने कहा कि आप डिफरेंसेस ख़त्म करें और कुरान पाक की तालीमात की तरफ आप वापस आए. Classification of traditions. As many books are written on the tradition, and they also are not free from interpolations.
He says that the tradition may be classified in order to their correctness and acceptability. He therefore has placed Mawta, Sahih of Bukhari and Sahih of Muslim in the first class. In the second class, he has included Jami of Tirmidhi, Sunan of Abu Dawud and Sunan of Nasai, while the third class is assigned to the to traditions which were no doubt narrated by the ancients, but no care was taken in ascertaining their soundness. So traditions were placed on the third place after books of hadith. Jurisprudence. Shah Waliullah was a man with a high acumen and rationale. He had high acumen and rationale. He treated all the schools of thought equally and tried to resolve their differences. वो जितने भी फ़िरका के लोग थे, जितने भी डिफरेंट सेक्ट्स थे, फ़िरके थे, उन्होंने कोशिश की कि उनको आपस में एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए. दिस कनेक्शन इज स्ट्रॉन्गली एडवोकेटेड द मर्जिंग टुगेदर ऑफ शाफी एंड हनफी स्कूल. दिस इन हिज ओपिनियन इज़ द प्रेसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम. उन्होंने शाफी और हनफी फ़िरके को आपस में जम करने की कोशिश की, जो कि उनके ख़्याल में उस वक्त की ज़रूरत था. तसव्वुफ़. मुस्लिम रूलर्स पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस गेव बर्थ टू द सेंस ऑफ जॉइंट नेशनलिज्म. बादशाह अकबर से ये शुरू हुआ था, जिसके तहत वो ओवरऑल जितनी भी कौमें थी, जैसे हिंदूज़ थे या सिख और मुस्लिम, तो उसने कोशिश की कि सबका मुश्तरका वो रूलर रहे. तो इसके लिए उसने जो टॉलरेंस दी थी, उसकी वजह से जॉइंट नेशनलिज्म के लिए उसने एक नरम पॉलिसी अपनाई, जिसकी वजह से तसव्वुफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया. सूफीज़म गॉट इम्पीटस फ्रॉम दिस पॉलिसी. सूफीज़म बढ़ गया था क्योंकि उनको टॉलरेंस मिल गई थी. सो कॉल्ड सूफी स्टार्टेड प्रीचिंग ओपनली अगेंस्ट शिया. तो इन लोगों ने क्या किया कि शिया के अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया. The next one is rational thoughts. Regimentation of opinion was causing serious damage to Muslim Ummah. शाह वलीउल्लाह had deep insight into the intellectual decadence of the Muslim. जो मुसलमान अपनी मर्ज़ी से रैशनल दे रहे थे, हर कॉमन मैन जो अपनी रैशनल दे रहा था, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो इसके अगेंस्ट थे, और ये तबाही का बायस बन रही थी मुसलमानों के लिए. यानी कि हर बंदे की एक अपनी राय थी, मज़हब को अपने तरीके, अपनी राय, अपने ख्याल के मुताबिक जो भी थी उनके, उसके मतलब अकॉर्डिंगली वो बिहेव कर रहे थे. ही बिलीव्ड दैट कन्फर्मिज्म मस्ट बी ऑफ द रीज़न ओरिएंटेड. He amplified hadith in easy terms so that an ordinary man could easily understand it. जो हदीस थी उनको सादा लफ्ज़ों में, जो कॉमन इस्तिलाहात थी, कॉमन टर्म्स में उन्होंने बयान किया इसे. His grandson Shah Ismail Shahid reckoned him as the best interpreter in giving the exposition of realities and gave him preference over Sheikh Akbar Ibn al-Arabi and Imam Rabbani. Sayyid Abdul Hayy al-Hassani, he says about Shah Waliullah that Shah Waliullah has excelled both Farabi and Ibn Sina. तो फराबी और इब्न सीना से आगे निकल गए थे वो रिलीजियस स्कॉलर के तौर पर. The next point is social services. Shah Waliullah saw that the reign of the government had gone into the hands of unworthy, and wealth happened to move alternately from one rich person to other, with the result of the poor and helpless and the labor class are hit hard and deprived of their due rights. हाँ, तो जो रकम थी, जो दौलत थी, वो अमीर से अमीर के हाथों में जा रही थी, वो गरीब जो था वो बुरी तरह क्रश हो रहा था इस सारी सिचुएशन में. This state of affair say Shah Waliullah created unrest and incited the people to revolt. उन्होंने फिर रिवॉल्ट करना था, उन्होंने बगावत करनी थी. Here Shah Waliullah says that when the condition go so deteriorated that the government fails to meet the bare necessities of life of its subjects, it becomes necessary for them to work and avail of all possible means for the overthrow of that corrupt government. जी, जब लोगों को बेसिक राइट्स नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट करप्ट होगी, इनकम्पिटेंट होंगे रूलर्स, तो लोग उसको ओवरथ्रो कर देंगे ऐसी गवर्नमेंट को. This sacrifice made in this respect, he tells, are counted among the best actions. Okay. शाह वलीउल्लाह थॉट्स, उनकी सोच क्या थी, फिलॉसफी क्या थी ऑन रेवोल्यूशन. इट मस्ट बी बोर्न इन माइंड, कि जो रेवोल्यूशन होता है वो इंसान के दिमाग में पहले वो एक सोच होती है. He says that the revolution cannot be brought by mere talks, prayers and pious hopes. सिर्फ दुआएं करने से, सिर्फ इबादत से ही रेवोल्यूशन नहीं आता. For that people will have to give their blood.
कुर्बानी देनी पड़ेगी, विल हैव टू वर्क incessantly and sometimes to undergo the hardship of exile. जलावतनी काटनी पड़ेगी, कंटिन्यूस एफर्ट्स करनी पड़ेंगी. By revolution, Shah Waliullah means the struggle that brings peace and prosperity instead of insecurity and chaos in the country. The sum रेवोल्यूशन ऐसा हो जिससे अमन कायम हो, जिससे खुशहाली आए, ना कि लोगों को एक इनसिक्योरिटी हो और कन्फ्यूजन का शिकार हो. the sum and the next point is on jihad. The thoughts of Shah Waliullah on jihad. He emphasized the necessity of continuation of jihad. He strongly recommend the retention of the spirit of jihad for all times to come, so long as this spirit, he says, was present in the Muslims. They remained victorious and were honored everywhere. जहाद एक ऐसी मुसलमानों की खूबी थी, जब तक ये उनमें रहा वो फाते रहे, और ये वो एक शानदार काम था. जैसे ही वो डिसअपियर हुआ तो मुसलमान तनज़ली का शिकार हो गए. दे वर ह्यूमिलेटेड एंड हेटेड वेयर एवर दे वर. तो जहाद एक ऐसी सिफ्त है मोमिनीन की, मुसलमानों की, कि जब तक रहेगा तो उनको इज़्ज़त मिलेगी. On perfect law, he quotes verses and traditions one after another. The perfect law, he says, is more which commands its followers for jihad, because of law which doesn't make binding for its followers the fighting jihad for the sake of the gods and the rising of his words will ultimately fail to bring the desired good and benefit for people. He recommends that the Muslims should be strong and prosperous. On unity of Muslim is the next point. In this connection, he says it is the duty of the entire Muslim nationals, wherever they are, to come nearer to each other, close their ranks, participate jointly in the various fields. कि unity का उन्होंने दर्ज दिया कि एक दूसरे के साथ आ जाएं. He has spoken much on this topic under the heading irtifaqat. Socio-economic. It means socio-economic In his Hajjatul Balagha in particular. Hijjatul Balagha in particular. I hope this was helpful for every one of you. We will continue helping you out like